जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे प्रबोधन काल का पार्ट 2। प्रबोधन काल पार्ट 2 में ये था, प्रबोधन काल पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है। प्रबोधन काल पार्ट 2 में था कि प्रबोधन की विशेषताएं व प्रवृत्ति। 18वीं सदी, इसमें हम देखेंगे जैसे कि क्या था, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, ठीक है, और प्रयोग परीक्षण पर बल, कारण व अध्ययन, ये तो अच्छे से समझे थे हम लोगों ने। मानवतावाद, प्रकृति पर बल, देववाद। अब इनके द्वारा हम विशेषताओं को भी देखेंगे कि जैसे अगर ज्ञान और विज्ञान को जोड़ना है, प्रयोग परीक्षण पर बल है, तो इनके द्वारा जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, और मानवतावाद, प्रकृति पर बल, देववाद के द्वारा जो विशेषताएं हैं, जो परिवर्तन है, उनको हम एक बार रीड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये था कि वैज्ञानिक खोजें व यांत्रिक साधनों का विकास, ठीक है। ज्ञान और विज्ञान को अगर जोड़ते हैं, प्रबोधन काल के चिंतक ऐसा कहते हैं कि वैज्ञानिक खोजें और यांत्रिक साधनों का विकास हुआ, मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, मानव के भौतिक जीवन में वृद्धि, मानव के सुख सुविधा में वृद्धि, किंतु यह सभी के पास उपलब्ध नहीं होती है, अतः समाज में विषमता होती है। तो इसका ये था। और मानव की स्वतंत्रता एवं समानता पर बल, मानवतावाद पे, मानव के प्रति सहृदयता एवं करुणा पर बल, इसमें मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिला। अब इन दोनों से जो हुआ था कि यह मानव समाज में संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। प्रमुख विचारक जो हम लोगों ने देखा था, अर्थ, विशेषताएं, विचारक और प्रभाव, तो उसमें अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक कौन कौन से हुए थे। तो इसमें पहला नाम आता है रूसो का। रूसो का हम पहले परिचय और विचार के प्रमुख बिंदु, तो हम इसमें देखेंगे उसके विचारक था एक रूसो, जो था प्रबोधन काल का एक विचारक था। उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, जैसे उसने हमेशा प्रकृति पर बल दिया, असमानता पर चोट किया, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। अब जब प्रकृति पर बल और असमानता पर चोट किया, तो वहां पे समाजवाद का बीज बोया गया। एक था ये कि राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जैसे कि प्रजातंत्र के बीच में प्रजातंत्र का बीज यहाँ पे निकला, और निरंकुशता का बीज का भी दिखना स्टार्ट हुआ। असमानता पर चोट हम देखते हैं। असमानता पे चोट पे क्या था कि असमानता कैसी होती है, एक होती है प्राकृतिक असमानता, जैसे प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति के द्वारा ही दी गई है, ठीक है, और दूसरी होती है सामाजिक असमानता, जो मानव द्वारा निर्मित है। अब मानव द्वारा निर्मित है तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मानव ने ही धनी निर्धन बनाया, भगवान ने थोड़ी ना बना के भेजा है। उच्च निम्न मानव द्वारा है। लैंगिक भेद मतलब वो अगर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो स्त्री है तो उसको कम पैसे दिए जाएं, पुरुष है तो वो उसे ज़्यादा वेतन मिले, ऐसा जो लैंगिक भेद था वो भी मानव निर्मित ही था। नस्ल भेद ये था, ठीक है। और अगर यहीं हम प्राकृतिक असमानता जो प्रकृति प्रदत्त है उसको देखें, तो जैसे इसमें रंग था, जैविक अंतर था, जैसे स्त्री पुरुष, ये स्त्री पुरुष यहाँ पे नहीं बना है, वो प्रकृति द्वारा ही बना है। रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सब प्रकृति द्वारा बनाया गया। अब रूसों ने इस मानव निर्मित असमानता पर चोट किया और समानता पर बल दिया। जैसे जो सामाजिक असमानता थी जिसको मानव ने निर्मित किया था, उस पे रूसों ने असमानता पर चोट किया। अब जैसे देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जब मानव संपत्ति की अवधारणा से युक्त हुआ तो असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। जैसे जब मानव के पास संपत्ति हुई तो उसको ये भी था कि भाई अब संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, तो सुरक्षा की तलाश में इसने अपने अधिकार सौंप दिए। तो सुरक्षा की तलाश में इसने क्या किए, अपने अधिकार सौंप दिए। तो यहीं से राज्य की प्रतिनिधि के रूप में सामने आया। जैसे एक ये हुआ कि प्रजा जो थी उसने बोला कि भाई हम अपने जो अधिकार हैं वो एक राजा को दे देते हैं और राज्य हमारी सुरक्षा करेगी, ठीक है, राज्य हमारी सुरक्षा करेगी। तो यहाँ से क्या हुआ, तो राज्य जो था वो मानव के प्रतिनिधि के रूप में सामने आया। अब हम देखेंगे मानव जीवन कैसा था। तो पहले एक शिकारी था, और जब उत्पादन और पशुपालन स्टार्ट हुआ, तो जब मानव शिकारी था तो प्रकृति पर आधारित था, कोई संपत्ति ही नहीं थी। भाई जब कोई संपत्ति ही नहीं थी तो असुरक्षा की भावना भी उनके मन में नहीं थी। वहीं अगर उत्पादन पशुपालन में देखेंगे, संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ, ठीक है।
तो जब संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ, जब उत्पादन हुआ, पशुपालन हुआ, तो कहीं न कहीं मानव के पास संपत्ति हुई। भाई किसी चीज़ पे अगर वो उत्पादन कर रहा है तो वो ज़मीन उसकी है, या फिर पशु हैं तो पशु उसकी ही संपत्ति है। तो जब संपत्ति की अवधारणा वहाँ उत्पन्न हुई तो कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना भी उनके मन में आई। तो अब यहाँ से हम देखेंगे प्रबोधन काल में रूसों का, अभी तक तो रूसों का एक शॉर्ट में परिचय था। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि रूसो एक प्रबोधनकालीन विचारक है जिसने मानवाधिकारों पर बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता व समानता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। रूसो के चिंतन को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे कि प्रकृति पर बल। पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्रकृति पे बल। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य क्या है? तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वस्तुतः प्रकृति की तरह मानव भी स्वतंत्र है, किंतु भौतिक विकास के क्रम में मानव पर अनेक नियंत्रण आरोपित किए गए हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गया है। मतलब कि जैसे कि प्रकृति स्वतंत्र है वैसे मानव भी स्वतंत्र है, लेकिन प्रकृति जो है वो कहीं जकड़ी हुई नहीं है, लेकिन मानव जो है ना वो अनेक नियंत्रणों में ना खुद को जकड़ा हुआ महसूस करता है। तो उससे जिसके कारण मानव की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो गई है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दरअसल रूसो ने स्पष्ट किया कि मानव के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगा दिए गए हैं, अतः मानव की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति की तरफ लौटे। मतलब प्रकृति की तरफ लौटेगा तो प्रकृति से कुछ सीखेगा। जहाँ संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, इसी क्रम में रूसो ने कहा कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। मतलब प्रकृति की जो संपदा है उस पर सबका अधिकार है। इसलिए रूसो के चिंतन में समाजवाद के बीज दिखाई देते हैं। रूसो का दूसरा कथन ये था कि असमानता पर चोट। ठीक है, रूसो ने मानव निर्मित सामाजिक असमानता पर चोट की और कहा कि संपत्ति की अवधारणा के विकास के साथ ही मानव स्वार्थी व भ्रष्ट हो गया है। उसने अपने चारों ओर एक कृत्रिम आवरण बना लिया है। यह आवरण धन, धर्म, नस्ल आदि का है। अतः इस आवरण को हटाकर मानव प्रकृति की ओर लौट सकता है। मानव क्या कर सकता है? तो प्रकृति की ओर लौट सकता है, जहाँ समता मूलक दशाएं मौजूद थी। इस तरह रूसो ने धर्म, धन, संपत्ति, नस्ल आदि पर आधारित सामाजिक असमानता पर चोट करते हुए कहा कि मानव की समानता पर बल दिया। ठीक है, मतलब कि जो ये एक भेदभाव था उस पर चोट किया और उसने क्या किया? तो मानव की समानता पर बल दिया। इस बिंदु पर हम रूसो के चिंतन में समाजवाद के बीज देख सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति, तीसरा पॉइंट था कि राज्य की उत्पत्ति एवं समान इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया कि संपत्ति की अवधारणा के विकास के साथ ही मानव में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। मानव में क्या हुई है? तो असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। अतः सुरक्षा की तलाश में उसने अपने अधिकार जिसे सौंप दिया उसे राज्य के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से जाना जाता है? तो राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच एक समझौते से हुई है। राज्य की उत्पत्ति किसके बीच हुई है? तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो लोगों के बीच एक समझौते से हुई है। भाई असुरक्षा की भावना जब आई तो एक समझौता हुआ कि हम अपने अधिकार राज्य को देंगे और राज्य हमारी सुरक्षा करेगा। ठीक है, इस प्रकार रूसो ने राज्य को लोगों के बीच एक समझौता बताया जिसमें सुरक्षा देने के बदले राज्य एक व्यक्ति के अधिकारों को ग्रहण करता है। रूसो ने यह विचार अपनी बुक सामाजिक संविदा में व्यक्त किया था। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने अधिकार सामान्य हित के लिए किसी प्रतिनिधि को सौंपता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ देता है और सामान्य हित के लिए अपने अधिकार को किसी प्रतिनिधि को सौंपता है तो वह सामान्य इच्छा कहलाती है। यदि वह प्रतिनिधि सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो उसे लोगों द्वारा हटाया भी जा सकता है। इस बिंदु पर रूसो के चिंतन में प्रजातंत्र के बीज दिखाई देते हैं। रूसो के चिंतन में किसके बीज दिखाई देते हैं? तो प्रजातंत्र
के बीज दिखाई देते हैं, किंतु जब सामान्य इच्छा के नाम पर वह प्रतिनिधि अपनी इच्छा लोगों पर आरोपित करने लग जाए तो ऐसे में निरंकुशता पैदा होती है, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियर ने आतंक के राज्य की स्थापना में किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे निष्कर्ष। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूसो के चिंतन में समाजवाद व प्रजातंत्र के बीज दिखाई पड़ते हैं, तो साथ ही सामान्य इच्छा के सिद्धांत के साथ ही विकृति व्याख्या से निरंकुशता भी पैदा हो सकती है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि रूसो ने मानवाधिकारों की बात करते हुए मानव की स्वतंत्रता एवं समानता पर बल दिया। मानवाधिकारों की बात करते हुए मानव की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता पर बल दिया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन सर ने डिस्कस किया था, उसको भी मैं देखती हूँ कि रूसो के चिंतन में समाजवाद, प्रजातंत्र और निरंकुशता के बीज दिखाई देते हैं। टिप्पणी लिखिए। परिचय एवं भूमिका पहले डालेंगे, जैसे कि एक उसके बारे में कि रूसो एक प्रबंधकालीन प्रभावी विचारक है जो मानव की स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया जाता है। समाजवाद के बीच में आ जाएगा कि प्रकृति पर बल दिया, असमानता पर चोट पहुंचाया। प्रजातंत्र के बीच में आ जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाएगा निष्कर्ष हम लिखेंगे कि रूसो के चिंतन से समाजवाद, प्रजातंत्र के बीज तो मिलते हैं, किंतु निरंकुशता तो रूसो के विचारों की विकृत व्याख्या से उत्पन्न है। निरंकुशता तो रूसो के विचारों की विकृत व्याख्या से उत्पन्न है। अब नेक्स्ट हमारा जो विचारक आएंगे प्रबोधन काल में वो आ जाएंगे मॉन्टेस्क्यू। कौन आ जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू। अब इन्होंने दिया शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। कौन दिया? तो शक्ति का, यहाँ पे आया शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। जैसे कि शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण में ये था कि विधायिका बनी, कार्यपालिका बनी, न्यायपालिका। ठीक है, शक्तियों को ना मतलब एक राज्य में नहीं, उसको बांट दिया गया, क्योंकि एक ही, इसका विशेषता क्या था, एक ही व्यक्ति के हाथों में जब शक्ति थी तो वहाँ पे निरंकुशता पैदा हो गई। अतः मानवाधिकारों की समिति हेतु, ठीक है, मानवाधिकार सीमित होते हैं। ठीक है, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति का पृथक्करण होगा, अर्थात शक्तियां अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, अतः संवैधानिक शासन जारी होगा। एक मोटा मोटी थोड़ा सा मैप मतलब की पॉइंट में हम लोग देखें विचार, अभी पूरा इसका डिटेल भी देखेंगे। वॉल्टेयर ने क्या कहा था कि तर्क के माध्यम से चर्च व्यवस्था की बुराइयों पर चोट की। चर्च व्यवस्था जो थी इन्हें नहीं समझ में आई। अब इनका दो तर्क था कि ईश्वर ने मानव को बनाया है, और अगर इस बात पे विचार करें तो कहीं ना कहीं ये आस्था से रिलेटेड है। फिर अगर हम देखें कि मानव ने ईश्वर को बनाया है तो कहीं ना कहीं ये तर्कपूर्ण है। अब था कि श्रेष्ठ, अब देखेंगे नेक्स्ट, मानव ने क्या कहा कि प्रकृति की शक्तियों के आगे स्वयं को असमर्थ माना। मानव ने प्रकृति की शक्तियों के आगे स्वयं को असमर्थ माना, वह प्रकृति की शक्तियों से भयभीत हुआ, अतः प्रकृति की शक्तियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च माना, ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च माना। मॉन्टेस्क्यू जो था वो प्रबोधन कालीन प्रमुख विचारक है। मॉन्टेस्क्यू कौन है? तो प्रबोधन कालीन प्रमुख विचारक है, जिसने मानवाधिकारों पर बल देते हुए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर बल दिया। उसने स्पष्ट किया कि एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण निरंकुशता पैदा कर सकता है, कि अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा राजपाट दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे निरंकुशता पैदा हो सकती है, जिससे कि मानव स्वतंत्रता बाधित होती है, जिससे कि मानव की स्वतंत्रता अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। अब मॉन्टेस्क्यू का यह चिंतन फ्रांस की क्रांति का प्रेरक तत्व बना, तो साथ ही अमेरिकी संविधान में भी इसके विचारक की उपस्थिति देखी गई। मतलब अमेरिकी संविधान में भी इसके विचारक की उपस्थिति देखी गई। इतना ही नहीं, मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय अधिकारों की आलोचना करते हुए संवैधानिक शासकों का समर्थन किया। अब हम देखेंगे वॉल्टेयर के बारे में। प्रबोधनकालीन प्रमुख विचारक में वॉल्टेयर, एक फ्रांसीसी विचारक वॉल्टेयर ने तर्क के माध्यम से मानव की स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? तर्क के माध्यम से मानव की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार पर इन्होंने बल दिया। इसने चर्च व्यवस्था की बुराइयों पर प्रहार करते हुए कहा कि एक ही ईसाई बचा था, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया।
वस्तुतः अब चर्च व्यवस्था में शामिल लोग ईसा मसीह के नैतिक वचनों से दूर हो गए हैं। इसी क्रम में वॉल्टेयर ने कहा कि हर बदनाम चीज को बदल डालो, अर्थात मानव का शोषण करने वाली एवं मानवाधिकारों को सीमित करने वाली संरचना को बदलने की बात कही। फिर वॉल्टेयर ने वर्तमान चर्च व्यवस्था की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या किया? तो वर्तमान में जो चर्च व्यवस्था चल रही है उसकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने धार्मिक कर्मकांड पर चोट करते हुए कहा कि चर्च व्यवस्था के दोषों को उजागर कर दिया। उसने कहा कि ईश्वर ना तो किसी पुस्तक में है, ना ही किसी स्थान विशेष में है, वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। उसने कहा कि ईश्वर न तो किसी पुस्तक में है, ना ही किसी स्थान विशेष में है, वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। वॉल्टेयर ने यह भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की बात कही। वस्तुतः वह संवैधानिक शासन का पक्षधर था। उसने क्या कहा कि वो संवैधानिक शासन का पक्षधर था, मतलब वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता था, लेकिन जो राजतंत्र की शक्ति है उसको सीमित करने की उसने बात कही। क्योंकि अगर किसी एक मनुष्य के हाथ में, अगर किसी एक मनुष्य के हाथ में कोई शक्ति दे दे तो कहीं ना कहीं उसमें निरंकुशता पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्हीं शक्तियों का अगर पृथक्करण करे तो कहीं ना कहीं अगर कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे सबकी एकता होनी जरूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा आया और वॉल्टेयर ने तो सीधे चर्च व्यवस्था पे ही चोट पहुंचाई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस तरह वॉल्टेयर के विचारक को फ्रांस की क्रांति के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 18वीं सदी को वॉल्टेयर युग के नाम से जाना जाता है, जहाँ मानव के तर्क एवं विवेकशीलता पर बल दिया जा रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबोधन का प्रभाव क्या पड़ा। प्रबोधन आधुनिक विश्व के निर्माण का आधार तैयार किया। प्रबोधन के प्रभाव में क्या हुआ कि प्रबोधन काल जो था वो आधुनिक विश्व के निर्माण का आधार तैयार किया। इस पे क्या हुआ कि तर्क पर बल मिला, मानव का विवेक, फिर संवैधानिक शासन, मानवाधिकार, फिर है लोकतांत्रिक शासन, वैज्ञानिक खोजें हुई, और जब वैज्ञानिक खोजें हुई तो मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे कि औद्योगिक क्रांति आई, धर्मनिरपेक्षता शासन, मुक्त अर्थव्यवस्था। अब यहाँ एक पॉइंट समझेंगे कि जब मुक्त अर्थव्यवस्था आएगी तो मुक्त व्यापार होगा, और जब मुक्त व्यापार होगा तो वहाँ पे पूंजीवादी प्रणाली स्थापित होगी। फिर हम देखेंगे कि प्रबोधनकालीन चिंतन ने आधुनिक विश्व के निर्माण का आधार तैयार किया। जैसे जो प्रबोधनकालीन चिंतन थे, इन्होंने आधुनिक विश्व के निर्माण का आधार तैयार किया। वस्तुतः मानव के तर्क एवं विवेक पर मानव की सुख सुविधा के विकास को प्रोत्साहन मिला, कि मानव के सुख सुविधा के विकास को प्रोत्साहन मिला। प्रबोधनकालीन चिंतन ने निरंकुश राजतंत्र पर चोट करते हुए कहा कि मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने वाली उदारवादी सरकारों का गठन को प्रोत्साहित किया। प्रबोधनकालीन तार्किक वैज्ञानिक चिंतन ने अनेक वैज्ञानिक खोज को संभव बनाया। फलतः औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रबोधनकालीन चिंतन ने मानव स्वतंत्रता एवं समानता पर बल दिया। क्या किया? तो मानव स्वतंत्रता एवं समानता पर बल दिया। फलतः लोग मानवाधिकारों से परिचित हुए। अतः अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति का आधार तैयार हुआ। इसी क्रम में फ्रांस एवं अमेरिका में आधुनिक संस्थाओं की स्थापना हुई। क्या हुई? तो आधुनिक संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रबोधनकालीन चिंतन ने मुक्त व्यापार की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। वस्तुतः एडम स्मिथ ने कहा कि जिस तरह प्रकृति के नियम स्वतंत्र है, उसी तरह व्यापार के नियम भी स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम क्या है तो स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार व्यापार के नियम भी स्वतंत्र हैं। अतः आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मुक्त व्यापार की अवधारणा को लोकप्रियता मिली। अब हम देखेंगे कि प्रबोधन के चिंतन से एक तरफ जहां वैज्ञानिक विकास व मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे मानव के भौतिक जीवन में वृद्धि हुई, तो साथ ही समाज में विषमता भी बढ़ी। इसी विषमता को दूर करने के क्रम में समाजवादी विचारधारा विकसित हुई। प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित होकर यूरोप के कुछ शासक उदार नीति अपनाने लगे। प्रबोधन के चिंतन से मध्य वर्ग की शक्ति बढ़ी। आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने लगे। सीमाएं बनी, जैसे कि प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय थे। ठीक है, प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय थे, अतः मध्य वर्ग के हितों से प्रचलित थे।
प्रबोधन के चिंतन ने जिस मशीनीकरण पर बल दिया, उससे सामाजिक जीवन में विषमता भी बढ़ी। विज्ञान व तकनीक के विकास में हिंसा व असमानता भी बढ़ाई। तो आज हमारा प्रबोधन काल जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके पहले प्रबोधन काल के बारे में जो भी था उसका पार्ट 1 भी आ चुका है, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।